क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। हेलो क्लास, आज हम जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज कहते हैं किसको है? ड्रेनेज कहते हैं अपवा को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कौन करता है? ड्रेनेज। ठीक है। अब आप इस इमेज में देखो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ये क्या है? ये स्मॉल स्ट्रीम्स है, यानी कि छोटी छोटी नदियों की ये धाराएं हैं। अब इनका क्या रोल है वो हम देखते हैं। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि अलग अलग दिशाओं से, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से जो नदी की छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? एक मेन रिवर बनाती हैं, है ना। तो जैसे कि अब ये सारी इधर अलग अलग दिशाओं से आ रही है और यहाँ पर आकर के ये ओशियन में मिल गई है ना, एक मेन रिवर बन गई है। तो इनका जो निकास है, यानी जहाँ पर फिर वो रहती हैं, एक उसमें आकर के ये मिल गई हैं, तो ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं लार्ज वाटर बॉडीज, जैसे कि लेक हो गया, सी हो गया या ओशियन हो गया, इनमें जाके वो मिल जाती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। अब जैसे कि वो इस ओशियन में या किसी लार्ज वाटर बॉडी में आकर के मिल गई हैं, तो क्या हो गया कि ये जो नदी है, ये जो रिवर सिस्टम है, सिंगल रिवर सिस्टम, तो इससे मतलब जिस क्षेत्र में, मतलब यानी इस सिंगल रिवर सिस्टम से जो वाटर ड्रेन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है। एनी एलिवेटेड एरिया, यानी कि कोई भी ऊंचा एरिया, जैसे कि माउंटेन हो गए, अपलैंड हो गए, है ना, ये सेपरेट करते हैं ड्रेनेज बसेन को। तो इसी अपलैंड को, यानी इसी ऊंचे एरिया को कहा जाता है वाटर डिवाइड। ये वाटर को डिवाइड कर देते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बसीन है अमेजोन रिवर। अब बात करेंगे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, जिसमें से पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स, ये काफी मामलों में एक दूसरे से मतलब काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स जो होती हैं उन्हें पेरेनियल कहा जाता है। मतलब इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब हिमालयन रिवर्स में पूरे साल वाटर रहता ही रहता है, मतलब 12 मासी होती है ये। रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। ये वाटर कहाँ से रिसीव करती हैं? एक तो बारिश से, और दूसरा जो माउंटेन्स पे जो बर्फ जमी होती है, जो स्नो होती है, वो मेल्ट होती है, उससे इन्हें पानी मिलता है। ठीक है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स की दो मेजर रिवर्स हैं। ठीक है। एक है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, जो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। इसके बाद ये जो रिवर्स हैं वो माउंटेन्स को काट के दो पार्ट में डिवाइड करके गॉर्जेस बनाती है। मतलब उनके बीच में से फ्लो होती है, जैसे कि आप इस इमेज में जो बैक में है आप देख सकते हो। ठीक है। माउंटेन्स को कट करके गॉर्जेस बनाती हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स। अब इन्हें लॉन्ग कोर्स क्यों कहा गया है? जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, हिमालयन से जैसे कि ये ओरिजिनेट होती है, जहां से निकलती हैं ये नदियां, ठीक है, फ्लो होती हैं, मिडल जोन में आती हैं। मिडिल जोन से ये आकर के डिपोजिशनल जोन में आती है, यानी कि जहां पर आके ये जिस ओशियन में या जिस सी में आके मिल जाती हैं। तो इसे ये इतना लंबा रास्ता जो तय कर रही है, इसे कहा गया है कि ये जो हिमालयन रिवर्स हैं वो लॉन्ग कोर्सेज है, मतलब लंबा रास्ता तय करती हैं। उसके बाद ये जो रिवर्स है वो इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इरोजनल एक्टिविटी यानी कि कटावदार, यानी जैसे यहाँ से अपर एरिया से ये पहाड़ों से निकल रही हैं, तो जो पत्थर होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो भी टूट के गिरते हैं, है ना। तो ये अपने साथ वो कैरी करती हैं अपर एरिया से, और साथ ही साथ कैरी करती है क्या? सिल्ट और सैंड। अब ये जो माउंटेन रिवर्स है वो अपने
बीच के और लोअर यानी जो निचला हिस्सा है जहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है, उन हिस्सों में ये रिवर्स क्या फॉर्म करती है? मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स। यानी कि ये जो रिवर्स हैं, अब जैसे कि आप देखो ये यहाँ से फ्लो कर रही हैं, है ना, लेकिन ये हिस्सा यहाँ पे अलग हो गया है और यहाँ पे ये एक कर्व में यहाँ पे लेक बन गया एक तरीके से, तो इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये ऑक्सबो लेक और मेंडस कई अलग अलग तरह के डिपोजिशनल अपने फीचर्स बनाते हैं अपने फ्लड प्लेन में। ठीक है, और साथ ही साथ ये बनाते हैं वेल डेवलप्ड डेल्टास। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अब ये जो रिवर्स होती हैं ये सीजनल होती है, यानी मौसम के ऊपर डिपेंड होती हैं। इनका जो फ्लो है, जो बहाव है, वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। अब ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनका पानी भी घट कर क्या हो जाता है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज या फिर है ना, ट्रिब्यूटरीज में बहने लगता है, छोटी छोटी धाराओं में। हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो छोटी होती है लंबाई में, ठीक है, शॉर्टर होती है। सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। अब उसमें से कुछ ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है, और कहाँ किस उनका जो बहाव होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। इसके बाद ज्यादातर जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट में, यानी इस तरफ। ठीक है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो करती है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी इस तरफ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालयन रिवर्स जो है उसकी थ्री मेजर रिवर्स हैं, इंडस, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर्स हैं ये काफी लंबी है, और इनमें दूसरी हेल्पिंग और लार्ज, यानी कि इन रिवर्स में दूसरी लार्ज रिवर्स और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, यानी उसकी काफी लंबी और सहायक नदियां आकर के इनमें मिल जाती हैं। अ रिवर along with its tributaries may be called a river system। नदी और उसकी सहायक नदियां, यानी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर के रिवर सिस्टम बनाती हैं। अब हिमालयन रिवर्स की जो पहली रिवर है इंडस रिवर, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो इंडस रिवर है वो राइज करती है कहाँ पे? तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, और ये जो रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, राइट, वेस्ट की तरफ फ्लो होके ये लद्दाख से इंडिया में एंटर होती है। एंटर होने के बाद ये एक क्या बनाती है, बहुत ही सुंदर गॉर्ज फॉर्म करती है। ठीक है, इस इंडस रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, ये सब मिलकर कश्मीर रीजन में जाके मिल जाती हैं। इंडस रिवर बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए फ्लो करते हुए अटक में माउंटेन से बाहर निकलती है। इसी के साथ सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी जो रिवर्स है ये मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि इंडस रिवर में जाके उससे मिल जाती है। इसके बाद जो इंडस है वो फ्लो करती है साउथवर्ड, यानी कि आप देख सकते हो ये जो है इंडस रिवर है ना, साउथवर्ड में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है नीचे की तरफ। इसके बाद जब ये मतलब जब ये दक्षिण की तरफ बहती है तो एंड में जाके ये कहाँ मिल जाती है, अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ होती है 2900 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस बसीन का थर्ड पार्ट, वन थर्ड पार्ट इंडिया के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में।
हिमालय की सेकंड रिवर गंगा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो गंगा का जो हेड वाटर है, यानी कि गंगा की जो मुख्य धारा है, उसे कहा गया है भागीरथी, जो कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाके उससे मिल जाती है। ठीक है, हरिद्वार के पास गंगा माउंटेन पार्ट्स को छोड़कर, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसको छोड़कर मैदानी यानी कि प्लेन एरियाज में एंटर करती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अकॉर्डिंग इंडिया 20% पूरे टोटल वाटर का 20% ही यूज कर सकता है। ठीक है, गंगा का, कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इस वाटर का यूज हम इरिगेशन के लिए करते हैं, यानी सिंचाई। और ये कहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, पंजाब, हरियाणा, साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी रिवर्स आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ मेन रिवर्स हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अब ये जो रिवर्स हैं, या मतलब जो ये यमुना नदी है, जो यमुना रिवर है, वो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यानी जैसे कि आप देख सकते हो, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, है ना, उसी के ही पैरेलल राइट साइड में है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिससे निकलती है यमुना। ओके, और ये फ्लो करती है गंगा के बिल्कुल पैरेलल में एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जाकर ये नीचे किससे मिल जाती है, इलाहाबाद में आकर ये गंगा में ही जाके मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है, यानी घाघरा, गंडक और जो कोसी है, ये तीनों नेपाल हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो पूरे मतलब हर साल जो मैदान होते हैं, जो उत्तरी मैदान होते हैं, उसके कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे काफी बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये जो नदियां हैं वो मिट्टी को क्या बना देती हैं, एनरिच सॉइल, मतलब अच्छी उपजाऊ बना देती है, जिस पर कृषि करना, मतलब कृषि कर सकते हैं हम उस पर, एग्रीकल्चर। ठीक है, पेनिनसुलर अपलैंड से निकलने वाली जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें है चंबल, बेतवा और सन। ये जो रिवर्स हैं, ये राइज होती हैं कहाँ पे, सेमिड एरियाज में। ठीक है, सेमी एरिड एरियाज में। और ये काफी शॉर्ट होती है, मतलब इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है, और ये डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, और ये मतलब ये इन नदियों में ज्यादा पानी भी नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, जैसे ये गंगा रिवर है ना, इसकी आप लेफ्ट में, राइट में, दोनों ही तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में, जो ये इसकी हेल्पिंग रिवर्स है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके पानी से, उसके वाटर से ये पूरी हो गई, मतलब जब वो सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा में आके मिल जाती हैं, तो उनसे पूरी होकर ये जो गंगा है वो फ्लो करती है ईस्ट वार्ड में, है ना, ईस्ट वार्ड में फ्लो करती है, और वेस्ट बंगाल में फरक्का तक करती है। ठीक है, मतलब अपनी हेल्पिंग रिवर से मिलकर जो गंगा है वो में ईस्ट वार्ड में वेस्ट बंगाल के फरक्का तक बहती है। इसके बाद ये जो गंगा है, गंगा डेल्टा है, ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, मतलब ये जो पॉइंट है इसे कहा गया है गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब यहीं पर ही आप देख सकते हो कि ये जो गंगा है वो डिवाइड हो गई है दो पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे जो रिवर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। भागीरथी हुगली जो है वो दक्षिण की तरफ बहती है, और डेल्टा प्लेन्स से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। इसके बाद जो मेन स्ट्रीम है वो फ्लो करती है कहाँ पे, साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। यानी जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड की ओर बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है।
एंड में अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आ रही है और ये गंगा है ना। तो यहाँ पे आकर इस पॉइंट पे ये मिल रही है, इसके बाद ये जो रिवर बनी है इन दोनों से मिलके, इसे कहा गया है मेघना। ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनी जो रिवर मेघना है, वो आकर मिल जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। इन नदियों से, ये जितनी भी नदियां हैं, इनसे मिलकर के ये एक डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब गंगा की जो पूरी लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। अंबाला लोकेट करता है ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये है इंडस, ठीक है, और यहाँ पे है गंगा, तो इसके बीच में अंबाला लोकेट करता है। ठीक है। द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अंबाला से सुंदरबन तक का जो पूरा स्ट्रेच है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा तक का, ये कितना है, नियरली 1800 किलोमीटर्स। ठीक है। और इसका जो फॉल इन इट्स स्लोप, यानी कि जो इसकी ढलान है, स्लोप यानी ढलान जिसे कहते हैं, तो इसकी ढाल में जो गिरावट है वो मुश्किल से कितनी है, 300 मीटर्स। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हर 6 किलोमीटर की दूरी पर जैसे अगर कोई स्लोप है, तो उस फॉल स्लोप है तो वो केवल कितना होगा, 1 मीटर है। तो इसीलिए इन रिवर्स में काफी बड़े लार्ज क्या बनाने लग जाते हैं, ये जो रिवर्स हैं काफी लार्ज मेंडर्स बनाने लग जाती हैं। ठीक है। जैसे कि जिसे हमने क्या देखा था, डिपोजिशनल जोन। ठीक है। लास्ट थर्ड रिवर की बात हम करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ राइज करती है, तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलुज। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत के जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट, और साथ ही साथ इंडस और सतलुज के सोर्सेस जो है उसके काफी नजदीक से ये निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो इंडस रिवर से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मैक्सिमम पोर्शन है, या यूं कहें कि जो मैक्सिमम एरिया है, वो बाहर, इंडिया के बाहर की तरफ है। ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये सारे क्या है, माउंटेन्स हैं, तो ये जो रिवर है वो माउंटेन्स के पैरेलल में फ्लो करती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, नामचा बारवा, ये माउंटेन है, ये माउंटेन का नेम है जिसकी लेंथ होती है 7757 मीटर्स। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब यहाँ से फ्लो करती हुई नामचा बारवा तक पहुंचती है, तो यहाँ से ये यू टर्न लेती है, ठीक है, नीचे की तरफ। यू टर्न लेने के बाद इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। साथ ही साथ दिबांग, लोहित, केनुला इसकी दूसरी मतलब हेल्पिंग रिवर्स हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इससे मिलकर ये असम में क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत का जो एरिया है बच्चों, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, ये काफी कोल्ड और ड्राई एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा कम होने से जो सिल्ट है वो भी कम ही होता है। लेकिन इंडिया में जब ये हाई रेनफॉल वाले एरिया से होके निकलती है, तो इसमें जो वाटर है वो काफी लार्ज हो जाता है, मतलब काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, और पानी ज्यादा होगा तो सिल्ट की मात्रा भी ज्यादा ही हो जाती है। फिर इसके बाद आसाम में असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफी सारी स्ट्रीम्स में बहकर, स्ट्रीम्स यानी काफी सारी धाराओं में बहकर एक प्रॉपर नदी के रूप में बहती है, और जिससे ये यहाँ पे क्या बनाती है, बहुत सारे रिवरिन आइलैंड्स बनाती है। अब बच्चों, वन मोर थिंग, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो
जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो मेन वाटर डिवाइड होता है, ठीक है, मेन वाटर डिवाइड जो होता है उसका फॉर्मेशन, उसका वो फॉर्म होता है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स के थ्रू, ठीक है। और जो कि वेस्टर्न कोस्ट के पास नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब इसकी जो मेजर रिवर्स हैं इस पेनिनसुला की वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो रिवर्स है सारी ये ईस्ट वर्ड की ओर फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इन रिवर्स के जो माउथ है, इन रिवर्स का जो माउथ है जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है, ये अपने माउथ पे डेल्टास बनाती हैं। इसके बाद जो तापी और नर्मदा रिवर है वो, ये दोनों सिर्फ बड़ी ही नदियां हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। अब जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बसिन है वो साइज में छोटा होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो हिल है, अमरकंटक हिल के पास से निकलती है और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, इस तरफ। इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है यानी जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो काफी छोटी हैं और ज्यादातर जो है वो मेन स्ट्रीम में जाकर ही मिल जाती हैं। साथ ही साथ जो नर्मदा बसीन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करती है। अब ये जो नर्मदा रिवर है जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहां से लेकर जब ये समुद्र तक पहुंचती है उस क्रम में, है ना, उस रास्ते में ये काफी सारे क्या बनाती है, काफी सारी लोकेशंस को फॉर्म करती, काफी सारी मतलब जगह बनाती हैं। जैसे कि जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स, मार्बल रॉक्स में ये नदी गहरे काफी डीप गॉर्ज से बहती है और जहां पर इसकी जो नदी की जो मतलब फ्लो है वो ढाल से गिरती है जिस तरीके से, तो वहां पर ये क्या बनाती है, धुआंधार फॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं तापी बसीन की। तापी राइजेस कहाँ से हुई है, सतपुरा रेंजेस से, ठीक है, सतपुरा रेंजेस से तापी ओरिजिनेट हुई है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये फ्लो करती है ना रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, यानी ये नर्मदा रिवर के पैरेलल में फ्लो करती है, ठीक है, और ये लेंथ में नर्मदा नदी से छोटी होती है। अब ये जो बसिन है तापी बसिन का जो तापी बसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का जो पार्ट है वो कवर करती है, मतलब ये पूरा एरिया को कवर करती है, ठीक है। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो ये कोस्टल प्लेन है ये काफी क्या है, नैरो है, जिसकी वजह से जो कोस्टल रिवर्स हैं वो छोटी होती हैं। अब यहाँ पर जो मेन रिवर्स हैं वो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं और ये कौन सी रिवर्स है, साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार। अब बात करते हैं गोदावरी बसिन की। जो गोदावरी है वो पेनिनसुलर रिवर की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इसके बाद ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होकर, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के ढालों से निकलती है। इसकी लेंथ होती है अराउंड 1500 किलोमीटर। ये कहाँ पे ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है। इसके बाद इसकी जो ड्रेनेज बसिन है वो भी लार्जेस्ट होती है पेनिनसुलर रिवर्स में। अब ये जो गोदावरी बसिन है वो कौन कौन से एरियाज को के पार्ट्स को कवर करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र में ये लगभग 50% एरिया को कवर करती है, ठीक है।
इसके बाद ये तो गोदावरी है इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जैसे कि पूर्णा, वारधा, प्राणिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। अब ये जो लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफी बड़ी होती है, वेरी लार्ज होती हैं, बिकॉज इनकी लेंथ की वजह से और जो ये एरिया कवर करती हैं, जो आकार होता है इनका, इसकी वजह से इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है महानदी। अब जो महानदी है वो राइज होती है छत्तीसगढ़ की हाईलैंड से, ठीक है। राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ की जो जैसे उच्च भूमि होती है वहां से ये निकलती है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर उड़ीसा से होते हुए कहाँ पर आके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर की जो लेंथ है वो अराउंड 860 किलोमीटर्स है। इसकी ड्रेनेज बसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। कृष्णा बसिन। अब जो कृष्णा बसिन है वो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में महाबलेश्वर के पास एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये जो ड्रेनेज बसीन है, जैसे अब इसकी जो ड्रेनेज बसीन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक में फैली हुई है। अब आती है द कावेरी बसीन। जो कावेरी बसीन है वो राइज करती है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंजेस से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के साउथ में बे ऑफ बंगाल में जाके वो मिल जाती है। इसकी जो लेंथ है अराउंड 760 किलोमीटर है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है। इसकी बसीन ड्रेन्स का जो पार्ट्स है वो कहाँ है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। अब इन कुछ मेजर रिवर्स के अलावा इसकी कुछ छोटी स्मॉलर रिवर्स भी हैं जो फ्लो करती हैं ईस्ट की ओर, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरानी और सुबर्णरेखा। अब जो कावेरी रिवर है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन वाटरफॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है जो मैसूरू, बेंगलुरु और कोलर गोल्ड फील्ड को सप्लाई करी जाती है, ठीक है। अब वर्ल्ड का 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मतलब हमारे वर्ल्ड का जो 71% हिस्सा है वो किससे कवर है, पानी से। लेकिन जो 97% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, और 3% वाटर ही अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर, और 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड बाय आइस। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेक्स की। लेक्स को क्या कहते हैं, झीलें। तो ये जो कश्मीर की घाटी है ना, और प्रसिद्ध फेमस डल लेक है, ठीक है। इनमें यहाँ पर इन लेक्स में जो हाउस बोट्स होते हैं और जो शिकाराज होते हैं ये हर साल हजार से भी ज्यादा हजारों की तादाद में कई सारे टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो क्लास फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर, नैनीताल और जो दूसरे मतलब अदर टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर अगर ये लेक्स, ये झीलें नहीं होती तो क्या ये टूरिस्ट को उतना ही अपनी ओर अट्रैक्ट करती जितना कि आज करती हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि ये जो टूरिस्ट हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए किसी जगह पर इन लेक्स का होना क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। साथ ही ये जो टूरिस्ट हैं इनके अट्रैक्शन के अलावा भी हम जो ह्यूमंस हैं उनके लिए कई दूसरे कारणों से इन लेक्स का होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो हमारे
अर्थ के सरफेस पे जब किसी हिस्से में जो पानी जमा हो जाता है उन्हें लेक्स कहा जाता है। मेंडरिंग रिवर्स बाढ़ वाले एरियाज में कटकर ऑक्सबो लेक बनाती है, ठीक है। और स्पित और जो बार है, स्पित एंड बार्स जो है वो कोस्टल एरियाज में फॉर्म करते हैं क्या, लगून्स को, ठीक है। जैसे कि चिलिका लेक, पुलिकत लेक और कोलेरू लेक। ये लेक्स जो है कभी कभी सीजनल होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में क्या है, सांबर लेक, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है और इसका यूज सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब हमारे इंडिया में बहुत सी लेक्स हैं, ये एक दूसरे से साइज में, फीचर्स के थ्रू काफी मतलब डिफरेंट है इनमें। तो ज्यादातर जो लेक्स हैं उसमें वो स्थाई है, यानी कि स्टेबल है, उनमें पानी रहता ही रहता है। लेकिन कुछ लेक्स ऐसी भी हैं जिसमें पानी मतलब रहता नहीं है, वो वाटरफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लेक्स ऐसी हैं जो हिमालय पे जमी हुई जो बर्फ होती है उसके पिघलने से जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे बनी है। और कुछ दूसरी झीलें ऐसी, कुछ ऐसी लेक्स हैं जिनका निर्माण वायु, नदी और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हुआ है। फ्रेश वाटर की जो ज्यादातर लेक्स हैं वो हिमालयन एरियाज में हैं, जो कि बर्फ के पिघलने से बनी है। अब जो जम्मू कश्मीर की बुलर लेक है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। नेचुरल लेक्स के अलावा जो जल विद्युत उत्पादन होते हैं उसके लिए नदियों पर क्या करते हैं, बांध बनाए जाते हैं, है ना। बांध बनाने से झील बन जाती है, जैसे कि ऐसी एक झील है गुरु गोबिंद सागर, ठीक है। अब बात करेंगे कि इन लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अ लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। ये जो लेक्स हैं नदी के बहाव को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पर ये बाढ़ को रोकती है, ठीक है। और सूखे के टाइम में ये पानी के बहाव को बैलेंस करके हेल्प करती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। ये जो लेक्स हैं वो हेल्प करती हैं हाइडल पावर को डेवलप करने में। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। ये आसपास के एरियाज की क्लाइमेट को सामान्य बनाती है, मतलब मॉडरेट बनाती है। साथ ही साथ ये किसको मेंटेन करती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को, ठीक है। मतलब जो जल का जो पारितंत्र होता है उसको बैलेंस रखती है। साथ ही साथ एनहेंस करती है नेचुरल ब्यूटी को, और हेल्प करती है किसमें, हेल्प डेवलप टूरिज्म, है ना। पर्यटक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है एंड प्रोवाइड करती है रिक्रिएशन। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में इन रिवर्स का क्या रोल है। अब इन रिवर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं ये, है ना, ह्यूमन लाइफ में। क्योंकि ये जो रिवर्स है इनका जो पानी है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और ये कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए कंपलसरी होती है। अब इंडिया जैसी कंट्री के लिए जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, है ना। अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर है। तो वहां पर इरिगेशन, नेविगेशन, इन सब चीजों के लिए रिवर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवर पॉल्यूशन। अब इतनी सारी रिवर्स होने के बाद भी और उसकी ट्रिब्यूटरीज होने के बाद भी काफी ज्यादा जो पोल्यूशन है रिवर में वो ज्यादा बढ़ गया है। कैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड में ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। नदी का जो जल है उसकी डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, इन सारी बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से उसकी जो वाटर की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हुई है, ठीक है।
जिसका रिजल्ट क्या है कि नदियों से ज्यादा जल की निकासी होती है ना, यूज ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो पानी जो है घटता जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो नदियां हैं उनमें जो इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड सीवेज है ना, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है वो आकर के नदियों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है ना, जो शुद्धता है पानी की वो खराब हो जाती है। बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। अब ये सिर्फ पानी को ही खराब नहीं करती है, बल्कि रिवर की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा का जो पानी है वो लगभग 20 किलोमीटर एरिया में फैले बड़े शहरों की जो गंदगी है उसको क्लीन करने में, मतलब इतनी वो उस लोड को मतलब क्लीन कर सकता है। लेकिन इंक्रीज हो रहा है किसमें, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, है ना। मतलब बहुत ज्यादा औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा जो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता ये, क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंद है वो आ जाता है उसके अंदर, तो उसको क्लीन करना पॉसिबल हो नहीं पाता। और ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, पोल्यूटेड होती जा रही हैं। तो इन नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इनको क्लीन करने के लिए काफी सारे जो मतलब जो योगदान है या फिर जो योजनाएं हैं वो लागू भी करी गई हैं। और इन योजनाओं में से एक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो 1985 में शुरू की गई थी। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.